अ, सभी लोगों को नमस्कार। मैं अतुल कुमार। मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपने देखा था। मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ पिछले 25-30 वर्षों से, और मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत हमारा एक्सपीरियंस है कि मैथमेटिक्स क्या कर सकता है हमारे जीवन में। पहले मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स एक तरह से लैंग्वेज है, नेचर का लैंग्वेज। प्रकृति हमसे जो बात करती है वो गणित में ही बात करती है। हम इस बात को धीरे धीरे समझते हैं, और इसीलिए नेचर के फॉर्मूलों को मैथमेटिक्स के फॉर्म में रखना बहुत आसान होता है। जैसे ग्रेविटेशन में एफ जो फोर्स होता है वो जी m1 × m2 बाई आर स्क्वायर। ये ग्रेविटेशन का फॉर्मूला, अगर इस बात को मैं लैंग्वेज में लिखूं तो बहुत लंबा चौड़ा होगा, लेकिन गणित इसको तुरंत कह दे रहा है। तो मैथमेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और ये स्टार्ट हो जाता है उसी दिन से जिस दिन से हम भाषा सीखते हैं। ये इसके इसीलिए एक शब्द है सेंस, नंबर सेंस। ये हमारे भीतर माइंड में इम्बाइब्ड है, जैसे लैंग्वेज इम्बाइब्ड है उसी तरीके से है मैथमेटिक्स। हम बड़ा छोटा बहुत जल्दी समझ जाते हैं, शुरू से ही समझते हैं कौन सा आम बड़ा है कौन सा छोटा है, देख के हम कंपैरिजन करना जिस दिन समझ जाते हैं उसी दिन से मैथमेटिक्स जानने लगते हैं। हमें जब काउंटिंग आ जाती है, नेचुरल नंबर हम बहुत पहले से, जब फूड गैदरर और हंटर्स जब थे लोग, तभी से लोग नेचुरल नंबर काउंटिंग तब से लोग जान रहे हैं। तो मैथमेटिक्स एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और ये बचपन से ही हम पढ़ते हैं, गिनती पहाड़ा वगैरह वगैरह। अब आगे देखें कि मैथमेटिक्स क्या करता है हमारे लिए। आप में यहाँ कुछ लोग सेवेंथ में हैं, कुछ नाइन्थ में हैं। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत मायने रखता है नाइन्थ टेंथ में भी और सेवेंथ में। साइंस एक कहानी जैसा है, लेकिन मैथमेटिक्स में क्या है कि आपका लॉजिक डेवलप होने लगता है। अब देखिए, अगर आपने मैथमेटिक्स लिया तो टेंथ के बाद अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स तो एक सब्जेक्ट है, क्या है वहां, पीसीएम। अगर आप मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट का एग्जाम दे रहे हैं, मैं इंडिया के संदर्भ में बात कर रहा हूं, तब भी आपको फिजिक्स पढ़ना होता है। और फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज, इंक्रीमेंट, बहुत सी चीजें हैं जिसके लिए कैलकुलस कभी अप्लाई होता है, कभी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होता है, कभी ग्राफ अप्लाई होता है। तो अगर मेडिकल भी आपको compete करना है तो उसमें फिजिक्स को समझने के लिए आपको मैथ की आवश्यकता पड़ती है। तो मैथ्स का ये इंपॉर्टेंस है मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए, और इंजीनियरिंग का तो खैर एक सब्जेक्ट ही है। 1/3 प्रिपरेशन का जो पार्ट है वो मैथमेटिक्स है। अगर आप इन दोनों ब्रांचेस में नहीं जाते हैं, सपोज कि आपका फिजिक्स अच्छा नहीं है और आपने बायोलॉजी भी नहीं लिया, लेकिन आपने मैथमेटिक्स पढ़ लिया है और वो आपका स्ट्रांग है, तो अगर आप बीसीए करते हैं, मैं इंडिया के संदर्भ में बात करूं, मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जो compete ना कर पाए किसी कारण से, केमिस्ट्री बहुत कमजोर रह गया किसी, लेकिन मैथमेटिक्स उन्होंने बहुत स्ट्रांग बना लिया था। एक टाटा मैग्रो हिल की किताब आती है, मैं जनरली वही किताब लोगों को रिकमेंड करता था। 27-28 उसमें चैप्टर्स हैं, अगर हर चैप्टर को बच्चा तैयार कर लेता है, एक चैप्टर पर एक रजिस्टर बनाता है, तैयार करता है, मैथमेटिक्स का स्ट्रांग हो गया। अब अगर वो केवल बीसीए लेता है, बच्चा सपोज कि देहात में रह रहा है, गांव में कहीं रह रहा है, गया में रह रहा है, पुनपुन में रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, उसने इग्नो का कोर्स लिया और बीसीए किया, मैं केस स्टडी के आधार पर बता, ये एग्जांपल मैंने देखा है, अपने आंखों से देखा है। तो उसने बीसीए किया, बीसीए में 2D 3D, चूंकि उसने +2 बहुत अच्छी तरह से किया था, कैलकुलस भी है। तो अब बीसीए का एक बड़ा पार्ट मैथमेटिक्स का आया और उसने बीसीए कर लिया, ठीक है। बीसीए करने के बाद जब वो एमसीए करने गया, वहां भी उसको मैथमेटिक्स मिला। उसने फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं किया, लेकिन मैथमेटिक्स के बदौलत उसने बीसीए एमसीए कर लिया। फिर उसको कहीं पर कोई जॉब मिल जाता है कंप्यूटर आईटी वाईटी के क्षेत्र में, वहां भी वो मेहनत, चूंकि मैथमेटिक्स तो आपको मेहनत करने की आदत डाल डाल देता है। मैथमेटिक्स जब आप पढ़ते हैं तो आप दो चीज सीख लेते हैं, हाउ टू कंसंट्रेट, कैसे एकाग्रता हासिल होती है। मैथमेटिक्स का मेडिटेशन से बहुत सीधा संबंध है, ये एक तरह से सेकुलर मेडिटेशन है। तो एकाग्रता आप सीखते हैं, आप बैठना सीखते हैं, कैसे सीटिंग लगाते हैं। महर्षि पतंजलि हर एक सफलता के लिए बताते हैं आसन सिद्धि।
योग में बहुत इंपॉर्टेंट है स्थिर सुखम आसनम, कि जिस स्थिति में सुख पूर्वक देर तक बैठ सको वो वही आसन है। और मैथमेटिक्स में ये बात हो जाती है, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या 1-2 घंटा से कम क्या मैथ्स आप सॉल्व करते हैं। तो मैथ्स आपको मौन रहना सिखा देता है, मैथ्स आपको एक सिटिंग हैबिट देता है, तो आप एक तरह से सिद्ध योगी बन जाते हैं। तो आप अगर जॉब में भी जाते हैं तो आप फोकस होना सीख लेते हैं। और बीसीएमसी आपने केवल मैथमेटिक्स के बदौलत कर लिया है, आपके पास बेसिक लॉजिक आ गया है उसमें। आपको फिर मैं बता दूं, मैथ्स में वो बाइनरी है, 0 और 1 वाला जो सिस्टम है। ट्राइनरी सिस्टम भी होता है 0 1 2, जहां हम यूज करते हैं 3 डिजिट को। और हमारा जो सिस्टम है वो टेनरी है, जहां हम 0 1 2 3 से लेकर 9 तक यूज करते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दार्शनिक प्रणाली। तो बाइनरी भी बहुत हेल्प करता है कंप्यूटर को समझने के लिए। तो इस तरह से एक ब्रांच आपका निकल गया बीसीएमसीए वाला ब्रांच, जो केवल शुद्ध मैथमेटिक्स के दृष्टि से आप काम कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ लोग मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग कर लिए, वो आगे पहुंच गए, उन्होंने ग्रेजुएशन किया, अब वो कैट का एग्जाम देते हैं। अब फिर उनका वहां बाहर आ जाता है, कैट का एग्जाम देते हैं तो वहां डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई होता है, और एक ग्राफिकल एनालिसिस भी वहां पर होता है। तो ग्राफ और डेटा की जब बात आती है, मैथ वहां पर आपको फिर मैथमेटिक्स बहुत अच्छे तरह से सपोर्ट करता है, असिस्ट करता है। केवल उसके साथ आपको एक लैंग्वेज सीख लेना पड़ता है। तो एक फिर ब्रांच आपको नया खुल गया, कैट वाला जो ब्रांच है। इसी तरीके से तो आपने क्या देखा कि मेडिकल का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी जरूरी है, इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करते हैं तब भी ये जरूरी है, इवन आप बीसीएमसीए करके आईटी में जाना चाहते हैं तब भी ये हो सकता है, अगर आप मैनेजमेंट के फील्ड में जाना चाहते हैं तब भी मैथमेटिक्स आपको हेल्प कर रहा है। अब फिर एक एग्जाम होता है एसएससी वगैरह कहते हैं लोग, बैंकिंग और रेलवे वगैरह सब में मैथमेटिक्स है। तो अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो चुका है, ये अंक गणित क्या होता है, समय काम और ये तमाम चीज आप कर चुके हैं, रेशियो प्रोपोर्शन, तो उधर भी आप बहुत फास्ट अपना पेपर कर लेते हैं, तो वहां भी आप कंपीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से अगर एक मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो गया, और आइए छोड़ा, अभी इससे भी छोड़ दीजिए बात, टीचिंग की जरूरत है। तो मैथमेटिक्स का टीचर दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ है, कहीं भी, किसी शहर में, किसी गली में, तो अपना एक सेंटर चला सकता है। सबका मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं होता, और मैथमेटिक्स स्ट्रांग जिसका है वो मतलब एक तरह से एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है, वो उद्यमी बन सकता है, कहीं भी होकर को गणित की शिक्षा दे सकता है। वो चाहे तो कोडिंग सीख सकता है, कोडिंग पढ़ा सकता है बच्चों को, तो वो स्वतंत्र रूप से कहीं भी रहते हुए मैथमेटिक्स। और अगर मैं कोचिंग इंडस्ट्री की बात करूं, केवल आपका अगर मैथमेटिक्स स्ट्रांग है और आप आकर के डेमो देते हैं, मैं दिल्ली की बात करूं, कलकत्ता, मुंबई, कहीं भी आप डेमो देते हैं, अगर आपका सही डेमो है तो आप तुरंत जॉब पा जाते हैं। मतलब इंटर्नशिप में हम लोगों ने लोगों को रखा है, 35-40 हजार देते हैं, जो कि नए फ्रेश कुछ भी करके आए हुए हैं, ग्रेजुएशन है किस तरह से। तो उस पर इस पर निर्भर करता है कि आपका डेमो कैसा है। डेमो के लिए क्या होता है कि आप मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है, अगर देखा कि आप में इस तरह का है तो आप फिर मैथमेटिक्स पढ़ाने लगते हैं, और एक आपके लिए स्वतंत्र टीचिंग का जॉब हो जाता है। तो मैथमेटिक्स से इतने सारे फायदे हैं, इसलिए मैथमेटिक्स को बचपन से ही स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। और ये फैसिनेशन मांगता है, एक रुझान मांगता है, अभिरुचि चाहिए, इसके लिए प्रेम चाहिए, और कीर्तन करने की आवश्यकता है, आपस में चर्चा करने की आवश्यकता है। केवल शुष्क पढ़ाई से होता है। जैसे आपकी अगर दोस्ती है 2-3 लोगों की, तो मैथमेटिक्स एक दूसरे से पूछिए, और इस तरीके से अगर ये सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है तो आपको ये मल्टीपल डायरेक्शन से हेल्प करेगा, आपको एक बहुत स्ट्रांग और लॉजिकल इंसान बनाएगा। और जिस किसी फील्ड में आप जाते हैं, आपको दूसरे के ऊपर एक एज दिलाएगा, ये आपको समय से आगे रखेगा। ये मैथमेटिक्स पढ़ने का फायदा है। 9th-10th में अगर आप इसको बहुत स्ट्रांग कर लेते हैं तो आगे आपके लिए बहुत से द्वार खुल जाते हैं। मुझे इतना ही कहना है, अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मैथमेटिक्स करने के बाद कौन कौन सा कैरियर ऑप्शन है, आपने हल्का तो बताया, लेकिन मैथमेटिक्स जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे कि मैथमेटिक्स जो पढ़ता है या जो भी बच्चे हैं उसका गार्जियन
कैसे मॉनिटर करें कि वो बच्चा समझ रहा है या नहीं, या टीचर कैसे हाँ हाँ मॉनिटर हाँ करें? हाँ, ठीक है, ये बात बहुत अच्छी, तो पीटीएम वाली बात हुई, पीटीएम में ये बात आती है। हाँ, ये अच्छा आपने याद दिला, उस दिन चर्चा हुई थी। हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया था, इसमें मैथमेटिक्स पढ़ने वालों को इकोनॉमिक्स में भी बहुत मांग है। स्ट्रॉन्ग इनके मैथमेटिक्स है, उनको इकोनॉमिस्ट लोग इकोनॉमिक्स सिखा सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। और मैथमेटिक्स पढ़ा जा रहा है, इसके लिए गार्जियंस का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कुल मिलाकर के कहिए तो एक इकोसिस्टम, घर का एक माहौल बनना है। तो गणित के साथ एक बहुत अच्छी बात क्या है कि हमारी माता अगर नहीं भी पढ़ी लिखी हैं तो वो पेजेस काउंट कर सकती हैं कि बच्चे ने कितना पेज मैथमेटिक्स का किया, एक। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो तो नंबर डालना होता है, केवल नंबर डालिए और गिन लीजिए कि बच्चे ने 15 मैथमेटिक्स कर लिया है। मैं बहुत सारे पीटीएम में कहा करता था कि आप सिग्नेचर कीजिए, आज का सिग्नेचर कर दिए, और उस सिग्नेचर के बाद बच्चा फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अगला दिन जब खत्म हो गया, रात में बच्चा सोया, दूसरे फिर माता का सिग्नेचर होगा। तो दो सिग्नेचर के बीच 10 क्वेश्चन सॉल्व हुए या 15 क्वेश्चन सॉल्व हुए, 18-20 सॉल्व हुए, ये पता चल जाएगा। आपके पास भी, गार्जियन के पास भी रिकॉर्ड होगा, और वो रिकॉर्ड कोई भी देख सकता है। घर में मामा जी आए तो डेट वाइज देख सकते हैं कि बच्चे ने कैसे सॉल्व किया है क्वेश्चन, वो टीचर को भी पता लग सकता है। तो मैथमेटिक्स में एक बहुत अच्छी बात है कि कितना रजिस्टर खत्म हुआ, कितने पेज रंगे गए, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए, ये बल्कि घर के एक व्हाइट बोर्ड पर या कहीं पर दीवार पर भी लिखा जा सकता है कि डेट वाइज, या कैलेंडर पर, कैलेंडर आपके सामने, उसमें हर डेट के सामने 18 तारीख को 10 प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, इस 19 जनवरी को इतना सॉल्व हुआ, एक ये भी बना सकते हैं। आपको एवरेज पता लगेगा कि महीने में, और आपका निश्चित रूप से एक सप्ताह के बाद आपका डेवलपमेंट होगा। मैं आपको एक छोटा सा टिप्स दूं, अभी तो मैंने पतंजलि के बारे में कहा था, मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, जिनकी बहुत, जिनको दिक्कत था, उनको मैंने कहा कि आप एक 1 लीटर पानी का एक बॉटल लीजिए, शाम में 6 बजे एक सीट पर बैठिए, मुंह को बंद कर लीजिए, टेप लगा लीजिए या रुमाल से बंद कर लीजिए, बातचीत मत कीजिए, किसी से मिलिए मत, और आप केवल बैठिए। अगर नहीं बैठने की आदत है, आप बहुत बेचैन रहते हैं, तो आधे घंटे का एक आसन लगाइए, फिर उसको 1 घंटे का कीजिए, फिर 6 से 8 आप रहिए, फिर 6 से 9 आप आराम से बैठने लगे। फिर दुनिया के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं 2.5 से 3 घंटे के होते हैं, तो आपको एक 3 घंटे की सीटिंग हैबिट बनानी चाहिए। जब आप 3 घंटे किसी से बात नहीं करेंगे, अगर पढ़ रहे हैं तो मोबाइल, हालांकि आप तो जरूरत बहुत ऑनलाइन में मोबाइल का पड़ता है, लेकिन आप मोबाइल को लेकर के माँ को दे दीजिए रसोई घर में रखने के लिए, और आप 6 से 9 रोज अपने को एक योगी की तरह एक अलग बैठ करके एक आसन पर बैठिए और सोचिए, काम कीजिए मैथमेटिक्स पर। 1 सप्ताह के बाद आप देखेंगे कि आपके माइंड का पावर काफी इंक्रीज कर गया है, आप में सोचने की क्षमता आ गई है, आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। अब देखिए, मैं सिंपल एग्जांपल दूं आपको। मान लो ये प्रूव करना है आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही प्रूव करना है। तो आप इसको पहले मेंटली बैठ के सोचिए कि आपको दिखना चाहिए, आपके माइंड साई से, आपके ना दिमाग को दिखना चाहिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें क्या है, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप इसका शब्द चित्र को देखिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज है, तो उसमें परपेंडिकुलर है, बेस है, पी है, बी है और एच है। तो साइन क्या होता है, पी बाई एच, कॉस क्या होता है, बी बाई एच। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा आपने एंगल लिया, तो थीटा एंगल के लिए साइन थीटा क्या है, पी बाई एच है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। आपने एलसीएम लिया, इक्वल टू लिखा, एच स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, और ऊपर क्या हो गया न्यूमिनेटर में, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप पाइथागोरस को याद करते हैं, पाइथागोरस क्या कहता है, दुनिया के सबसे पुराने फॉर्मूलों में इसका नाम है। तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, तो आपने न्यूमिनेटर में भी लिखा एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए, अब इसमें मैंने कलम को नहीं यूज किया, हमने आंख भी बंद रखा, लेकिन एक छोटा सा चीज, आपने थिंकिंग एक हैबिट डाली कि आपने
केवल विजुअलाइज करके इसको बोला और इसको देखा। फिर दूसरा फॉर्मूला इसी तरीके से लीजिए, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और ऐसे तमाम बहुत से फॉर्मूले आपको मिलेंगे। या आपने मेंटली प्रूव करना है कि AQ + BQ इज इक्वल टू A + B इंटू A स्क्वायर माइनस AB + B स्क्वायर। आप ट्राई कीजिए कि क्या मैं मेंटली सॉल्व कर सकता हूं। तो लिखने से तेज आदमी बोलता है और बोलने से तेज आदमी सोचता है। तो जब एग्जाम का फाइनल डे आता है उस समय थिंकिंग चलती है। बोल बोल के भी आप नहीं रिवाइज कर सकते। अगर आप पूरा सिलेबस चाहते हैं कि रिवाइज कर लें तो आपको 4 बजे भोर में उठ करके 9 बजे तक सरपट आपको थिंक करना पड़ेगा, और आपके माइंड के सामने पर्दे की तरह, मूवी की तरह घूमता चला जाएगा सब्जेक्ट और टॉपिक जो आपका है। ठीक है, लेकिन ये पहले से प्रैक्टिस किया हुआ, इसको आप कह सकते हैं मेंटल जॉगिंग। तो आप मेंटल जॉगिंग की आदत डालें। अगर 10 बाई 10 का एक कमरा आपको उपलब्ध है, उसमें अकेले रहने की आदत डालिए। अपने स्टडी रूम को थोड़ा सुंदर बनाइए, फॉर्मूले वगैरह लगाइए, जैसे लगे कि एक जिसको कहते हैं इकोसिस्टम माहौल या एक ऋषि का आश्रम है। कमरे में आप एक मैट डाल सकते हैं जिस पर आप वॉक कीजिए। वॉकिंग करते हुए थिंक करना बहुत आसान है। ये ऋषि मुनियों का भी अनुभव है, ये नानक, कबीर और बुद्ध का भी अनुभव है। बुद्ध बहुत घूमते थे, मैंने भी इसको अनुभव किया है, रॉबर्ट क्लाइव ने अनुभव किया है। जब आप थिंक करते हैं, मेरे एक भाई मेडिकल में टॉप किए थे बिहार में, वो 1 बजे से 4 बजे तक कॉरिडोर में वॉक करते थे, और फिजिक्स में उनको 40 में 39 ही कभी कभी आता था उस समय, नहीं तो 40 में 40 आता था। तो आप अपने छोटे से कमरे में वॉक कर सकते हैं, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, बैठने से उबे तो हुआ, लेकिन रहे उसी कमरे में बंद और थिंक करें। दीवारों पर फॉर्मूले रखें। बाद में क्या होगा कि जैसे ही उस कमरे में आप आएंगे, आपका मन स्वयं एकाग्र होगा। वो कमरा आपको अट्रैक्ट करेगा, वो आपको आकर्षित करेगा, बुलाएगा अपने पास, और वहां जाते ही आपका मन खुद ब खुद आकर्षित होगा, आप पढ़ने में लगेंगे। इसको बोलते हैं, ये आध्यात्मिक जगत में भी है कि जब साधक अपने आसन पर बैठता है तो उसका मन ध्यान में तुरंत उतर जाता है। तो ये ध्यान की बात है, एकाग्रता की बात है। तो अपना स्टडी रूम को अपना एक मंदिर बनाइए और इस तरह से काम कीजिए। आपके पास एक रिकॉर्ड हो कि आपने किस दिन कितना प्रॉब्लम किया, किस सप्ताह में कितना प्रॉब्लम किया, वो पब्लिकली वहां पर पब्लिक डोमेन में हो। आपके पिताजी को ही पता होना चाहिए, आपके माताजी को ही पता हो सकती, कोई भी। और फिर किसी को मॉनिटर करने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो स्वयं उसको कर सकते हैं। लेकिन आपके पास एक रिकॉर्ड आगे भी होगा। मेरे पास पहले की कॉपी है जो मैंने खत्म की, वो कहीं अभी गया मैं पटना तो देखा रखा हुआ है, वो सब अभी तक उसी तरह रखा, प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ सारा कॉपी रखा हुआ है। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं और गार्जियन इस तरह से इसमें पार्टिसिपेट करें, इसमें कोई बहुत बड़ी उच्च शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, केवल मॉनिटर करना है वहां जाकर। और एक काम कर सकते हैं कि स्टडी टेबल के पास जाके के बैठें, हालचाल पूछें, बच्चे के साथ एक कप चाय पिए, बैठें। अगर आप 2 मिनट भी समय निकाल के बैठते हैं स्टडी रूम में, वहां पूछते हैं, बातचीत करते हैं, तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन बच्चे को मिलता है। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी घर में मैंने देखा है, अगर कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा है तो मोहल्ले भर में लोगों को पता होता है कि उस घर में एक मेडिकल का तैयारी कर रहा है कोई बच्चा। लोग उंगली से दिखाते हैं, वहां एक बच्चा जेई का तैयारी कर रहा है। छोटे बच्चों को पता होता है कि एक भैया है, आईआईटी वाले भैया है। तो ऐसा होता है। तो ये कब होता है? जब हम एक माहौल बनाते हैं, हम एक रेस्पेक्ट देते हैं, तैयारी करने वाले को हम मोटिवेट करते हैं, उसको हम एक अलग से ट्रीट करते हैं, उसको थोड़ा सम्मान देते हैं। उसको एक कप चाय दे दिए बीच में जाकर के, या कुछ फ्रूट दे दिए बीच में आकर, पूछा है कुछ नहीं, जाकर के सर पर हाथ रख करके गार्जियन लौटा है, पीठ ठोक दिया। ये छोटा सा एक्ट है, लेकिन इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है और आदमी काम कर पाता है। तो ऐसा माहौल बने। और जो कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है, अगर वो बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, तो उसके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भगवान ने उसको दिया है। वो क्या है? एग्जाम्पल बनने का उदाहरण की जिम्मेवारी। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् इतरः जन सह यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ लोग जो एग्जाम्पल सेट करते हैं, बाकी के बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। तो बड़ा भाई अगर ठीक से पढ़ता है तो छोटा भाई स्वयं इंस्पायर हो जाता है उससे, और पूरे घर का माहौल बन जाता है उस तरीके का। तो ये अगर आप घर में पढ़ रहे हैं तो आप अपने छोटे भाइयों से फॉर्मूले पूछिए। तो एक और अच्छा तरीका है, आप अपना एक फॉर्मूला सीट अपने छोटे भाई को पकड़ाइए और बोलिए कहीं से पूछ लो कोई भी फॉर्मूला। मैं आपको बता दूं, आईआईटी जेई का जो क्वेश्चन बैंक है, या दुनिया में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उसका एक कॉम्पेंडियम मिलता है फॉर्मूले का।
ये गेम आप अपने मॉम को भी दे सकते हैं कि ये पकड़ाइए कि मम्मी ये बाइनोमियल थ्योरम के सारे फॉर्मूले हैं, कोई भी फॉर्मूला कहीं से पूछ लीजिए। इस तरह का गेम आप रोज खेल सकते हैं। नाश्ते के टेबल पर भी आप ये बात कर सकते हैं। किसी को बुलाइए घर में, कोई भी आया, कहिए कि आप ये लीजिए, ये रहा प्रोबेबिलिटी की के कोई भी फॉर्मूला, कोई भी टिप्स आप पूछ लीजिए। सबका रेडीमेड बना हुआ बुक भी आ रहा है और हर इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, हर मटेरियल में रहता है। तो इस तरीके से आपका रिवीजन भी होगा। कोई दोस्त भी आता है तो उसको ऐसे ही चैलेंज कीजिए कि भाई तुम आए हो तो तुम कोई एक टॉपिक का फॉर्मूला मुझसे पूछ लो, या कोई और मैं तुमसे पूछ लूं। एक गेम और आप कर सकते हैं, वो ऐसे कि अब तो मोबाइल का समय है, आप किसी दोस्त को बोलें कि कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3 सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो तुमको लगता है तुम मुझसे पूछो, स्नैप लेकर के व्हाट्सएप करो, और मैं अगर नहीं सॉल्व करूंगा तो मैं तुमको खिलाऊंगा कुछ, और अगर मैं सॉल्व कर पाता हूं तो तुम मुझे कुछ उपहार दो। ठीक है, खिलाऊंगा का मतलब मार्केट में 2 केले एक दूसरे को खिलाएंगे, ऐसा कर लीजिए। ये गेम हमने किया हुआ था एक जमाने में कि हॉस्टल में, कि किसी कमरे में गए और उसके घर से कुछ ठेकुआ वगैरह आया हुआ है, तो वहां होता था कि भाई तुम सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछो इस टॉपिक का, और अगर मैं सॉल्व कर पाता हूं तो मुझे खिलाओ, नहीं तो मेरे कमरे में चलो। तो इस तरीके से शिक्षा को एक जॉयफुल जर्नी बनाया जा सकता है। इस तरीके से लोगों को, आने वाले लोगों को भी इन्वॉल्व कीजिए। अब देखिए ना, जो हनुमान चालीसा जानता है वो क्या करता है, कोई भी आता है तो उसको सुनाता है या उससे पूछ लेता है। जिसको जिस चीज का धुन सवार है, तो आपको कैसे मैथमेटिक्स का धुन सवार है कैसे पता चलेगा? तभी तो जब आपके बातचीत में शामिल होगा, आपके दोस्ती में शामिल होगा, आपके रिलेशन में ये शामिल हो जाएगा, इस तरीके से होगा। तो आप एक माहौल बना सकते हैं, और माहौल बनाएंगे तो पढ़ना एक आसान है। जैसे तूफान में पत्ते स्वयं उड़ते हैं, उनके पास पंख नहीं होता, लेकिन चूंकि तूफान इसलिए पत्ते भी उड़ रहे हैं। वैसे ही जब एक बार एटमॉस्फेयर बन जाता है तो पढ़ना आसान होता है। और दिक्कत आज क्या है? बिल्डिंग है, पुस्तकालय खुल जा रहा है, अध्ययनशीलता नहीं पैदा है। मैं अभी बिहार के विजिट पर जाता हूं तो गुलाबी कलर के बिल्डिंग सरकार के पैसे से सब जगह, हर गांव में एक बिल्डिंग है जिसको स्कूल कहते हैं, और बड़ा डबल डबल स्टोरी बिल्डिंग होती है। लेकिन उस बिल्डिंग को सरकार तो बना सकता है, लेकिन वहां अभिरुचि कौन पैदा करेगा? उसके लिए टीचर की जरूरत है, बच्चों की जरूरत है, जो जो अभिरुचि पैदा करें, इंटरेस्ट लें। ये कैसे हो सकता है? बातचीत से हो सकता है, टॉकिंग से हो सकता है, स्टोरी टेलिंग से हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी माताओं की है, पिता की है, भाइयों की है, दोस्तों की है, कि हम मिलजुल करके एक माहौल तैयार करें जिसमें पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा समाज गणितमय हो जाए। और ये संभव है अगर हम चाहें तो। प्रोफेसर साहब, अतुल जी, जी मैं तिवारी बोल रहा हूँ। जी जी, आपकी आवाज ही मैं जानता हूँ सर। नहीं, मैं सोच रहा था कि जो बच्चे 7वीं 8वीं के हैं, 9वीं 10वीं के हैं, तो जब हम लोग पढ़ते थे, और आज भी मेरे ख्याल से यही बात है कि अरे तुम आर्ट्स के लड़के हो, तुम साइंस के लड़के हो, तुम बायोलॉजी के लड़के हो, तो तुमको मैथमेटिक्स की बायोलॉजी में क्या जरूरत है? तो ये मनसा हो जाती है लोगों की, और खासकर पेरेंट्स को पता नहीं है, बहुत से पेरेंट्स को जो देहात में हैं, तो उनको पता नहीं है कि बायोलॉजी में क्या जरूरत है मैथमेटिक्स की। तो मैं ये सोच रहा था कि कोई उदाहरण अगर हो कि अगर मैं 9वीं क्लास का लड़का हूं और मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसमें हम कहाँ कहाँ मैथमेटिक्स का यूज कर सकते हैं, या अगर हम किसान ही बनते हैं तो मैथमेटिक्स का कहाँ यूज कर सकते हैं? कई जगहों पर तो अब जैसे आप किसान बनते हैं तो आपको क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए अपने खेत का, 10 लगी बटा 15 लगी कितना होगा, या कितने कट्ठे का 1 बीघा होता है, और कितने धूर का 1 बीघा होता है। तो मैथमेटिक्स की जरूरत तो हर जगह है। लेकिन आपके अनुभव से जरा हमें ये बताएं कि अगर मैं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं क्लास का लड़का हूं, तो आजकल के जो नौकरियां हैं या जो उद्योग हैं, उसमें क्या क्या जरूरत हो सकती है? जैसे बैंकिंग में है, इंजीनियरिंग में है, मेडिसिन में है, एग्रीकल्चर में है, टूरिज्म में है, इस तरीके के जो नए नौकरियां, उसमें क्या क्या उपयोग हैं? अगर थोड़ा इस पर प्रकाश डालें तो कृपा होगी।
इसमें है मेडिकल का तो मुझे बहुत कुछ पता, और आपने जो वो बात कही कि समाज में रूढ़ हो गया है, इसको तो मैं पिछले 25-30 साल से झेल रहा हूँ। मैथमेटिक्स बच्चे आते हैं, मोतिहारी से कोई बच्चा आया प्रिपरेशन के लिए दिल्ली, तो उसे भेजा गया, हमारे ही कोई दोस्त चेकअप किए थे प्रोग्राम को, तो मुझे मेरे पास भेजा गया कि इनको 2-3 महीने फिजिक्स से रिलेटेड मैथ्स पढ़ाया जाए। तो मैं उनको ग्राफ वगैरह पढ़ाने लगा, और ये मैकेनिक्स होता है फिजिक्स का पहला पार्ट, मैकेनिक्स जो पहले चलता है, 5-6 चैप्टर उसमें है, रोटेशनल, फ्रिक्शन, लॉज ऑफ मोशन वगैरह वगैरह। तो बच्चे को किसी ने कहा था कि मेडिकल का चूंकि तुम कर रहा है तो तुमको ज्यादा डीप में नहीं जाना है, तो बीच बीच में जाकर वहां शिकायत करता था कि सर तो हमको पैराबोला पढ़ा दिए, और सर हमको कहीं ज्यादा तो नहीं मैथ पढ़ा देंगे। ये जा करके बच्चा वहां पर कहता था, जो कि मेरी केवल जिम्मेवारी थी कि इनको थोड़ा सा सिखा देना है। तो ये समाज ने जरूर फैला दिया है कि मैथमेटिक्स एक डिफिकल्ट चीज है, और अगर तुमको डॉक्टर या कवि बनना है या तुमको वकील साहब बनना है तो तुमको गणित की कोई खास जरूरत नहीं है, इसके बिना काम चल जाएगा। तो ये हमारा समाज ऐसा कर चुका है, और हमने इसे पॉपुलराइज नहीं किया है। इसके लिए और सभी देशों में तो आंदोलन भी चला था मैथमेटिक्स को पॉपुलराइज करने के लिए, खास करके कैलकुलस के लिए लंदन में एक आंदोलन चला था 1901 में, कि कैलकुलस को कैसे अंडर ग्रेजुएट्स को पढ़ाया जाए। पहले ये चीजें ग्रेजुएट में ही पढ़ाई जाती थी और पोस्ट ग्रेजुएट को पढ़ाई जाती थी। आज लोगों ने इतना सिंप्लीफाई किया कि वो +2 में, और रसिया में तो 9th-10th में भी कैलकुलस, अभी इंडिया में तो नहीं आया, लेकिन रसिया में 9th-10th में भी पढ़ाया जाने लगा है। तो ये सिंप्लीफाई किया है। तो ये अनुभव मैंने देखा है कि ऐसा है कि लोग उसको मतलब भयभीत होकर मैथमेटिक्स को देखते हैं। अब जहां तक मेडिसिन वगैरह की बात है, मेडिसिन या मैट कैट में तो इसकी जरूरत है। टूरिज्म वगैरह में कैसे, सीधे मैंने किसी को टूरिज्म में भेजा नहीं है मैथमेटिक्स ये करके, और मेरा अनुभव मेडिकल तक है कि मेडिकल में देखा, हाँ ये सुना है कि अगर आपके पास अब मतलब आप किसान हैं तो किसान को तो मैथमेटिक्स की रोज जरूरत पड़ेगी। तो मैं खुद देख रहा हूँ, जैसे वो आपने अभी कहा ना कि 20 धुरकी का 1 धुर और 20 धुर का 1 कट्ठा, 20 कट्ठा का 1 बीघा, तो ये 20-20-20 का हिसाब है। फिर अभी वो जो गांव में डेसी आता है डिसमिल, तो क्या आता है 100, तो 1 एकड़ 100 डिसमिल का होता है। तो अब 1 एकड़ 32 कट्ठा का होता, तो आपने फिर वो डिवाइड किया 100 को 32 से, तो लगभग 1 कट्ठा में 3 डिसमिल के करीब करीब आता है। फिर आपको कुछ एरिया निकालना है अगर खेत वगैरह का, तो अगर त्रिभुजाकार खेत है तो हाफ बेस इनटू हाइट वगैरह करके आप निकालते हैं। तो मैथमेटिक्स ओवरऑल, इवन आप खाद खरीदने जाते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह लेते हैं, तो मैथमेटिक्स की तो वहां पर जरूरत पड़ेगी। इतना ही नहीं, अगर आप मिट्टी, आजकल तो तालाब बहुत बन रहे हैं गाँव में, क्या करते हैं वो फिशरी के लिए, तो जो मिट्टी कट रहा है उसका कैसे वॉल्यूम है, अगर आप कटवाते हैं तो जेसीबी वाला वो मांगेगा पैसे उसी हिसाब से, कितना स्क्वायर फीट, कितना क्यूबिक फीट कटा है मिट्टी। तो आप अगर नहीं जानते तो आपको बार बार किसी दूसरे ठेकेदार, मैंने तो ये देखा है कि प्लास्टर हुआ है तो बहुत से लोग जिन्होंने प्लास्टर कर उनको समझ में नहीं आया, वही जो एक दूसरा आदमी इसको नापता है, नाप करके देता है कि भाई इतना स्क्वायर फीट हो गया। तो मैथमेटिक्स अगर आपका स्ट्रांग है तो आप एग्रीकल्चर में, इवन बिजनेस में भी आप हैं तो आप बहुत तेजी के साथ काउंट कर सकते हैं चीजों को, उस पर डिस्कस कर सकते हैं और अपने विचार को रख सकते हैं। ऐसा है ही। अतुल जी, 1-2 चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। जी। मैथमेटिक्स तो जीवन में हर एक जगह जरूरत पड़ती ही है, और जी। सबसे बड़ा चीज जो मैं समझता हूँ, इस मेरे बोलने के बाद बच्चों से मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, बच्चे को कोई प्रश्न है। जी। जो भी व्यक्ति मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट लेता है, खास करके नंबर में, उसका दिमाग बहुत चंचल होता है और लॉजिकल होता है, रीजनिंग करता है। जो भी समाज में, जिस समाज में भी POS, पॉइंट ऑफ सेल इक्विपमेंट आ गया है, वहां पे आप देखिएगा कि वहां के लोग मैथमेटिकली सोचना छोड़ देते हैं, क्योंकि जब तक वो पॉइंट ऑफ सेल नहीं चल रहा है मशीन, तब तक वो सेल करेंगे ही नहीं।
वो पॉइंट ऑफ सेल वाला मशीन ही टैक्स पैक्स सब कुछ कैलकुलेट करेगा, तो आदमी कैलकुलेशन भूल जाता है। खैर ये कहानी ऑब्जर्वेशन है, ये कहानी छोड़िए अभी। दुकानों में भी मैं भी जा रहा हूँ तो छोटा सा भी देखता हूँ कैलकुलेशन, अगर खरीदने कुछ भी तो वो कैलकुलेट ही करता है, जो कि तुरंत जोड़ना है। अगर 620 में अगर 320 जोड़ना है तो भी अब देख रहे हैं कि कैलकुलेटर से ही लोग कर रहा है। दुकानों में मैंने देखा है करेक्ट। काफी तो स्मार्ट लोग। वो दिमाग को थोड़ा शिथिल बना देता है, और वैसे समाज में अल्जाइमर वगैरह ज्यादा होने लगे हैं क्योंकि वो सोचना ही छोड़ दिया है। तो नर्व्स का यूज नहीं हो रहा है ना, नर्व्स का करेक्ट। तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम वहां पे नहीं आएगा। जब एक तरह से आप मेडिटेशन करें, ये माइल्ड मेडिटेशन ही तो है। करेक्ट। तो अभी मैं चाह रहा हूं कि बच्चे जो हैं, स्टूडेंट खास करके जो हाई स्कूल के और उसके जूनियर बच्चे हैं, आप लोग अपना प्रश्न पूछें। हम लोग तो ये कहानी करते रहेंगे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। आप लोग अपने दिल का जो करीब है उसका प्रश्न पूछें। मैथमेटिक्स कैसे सीखना है, पढ़ने से क्या होगा, हम 9th में है 10th में क्या करें, 10th में है 11th में क्या करें, ये पूछ सकते हैं, ये सब सब पूछ प्रश्न सकते हैं। पूछिए। और ये भी पूछिए कि कहाँ रिसोर्सेज है, ऑनलाइन क्या है नहीं है, जो भी पूछना है आपको आप लोग पूछिए। और अगर प्रश्न नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली कॉल बंद हो जाएगा। ठीक है, पूछा जाए। बच्चे आप लोग इतने चुप रहोगे तो फिर मैथमेटिक्स में क्या इंटरेस्ट आएगा। जिज्ञासा ही अगर कम गई तो इंटरेस्ट नहीं रहेगा। सर मेरा एक सवाल है। हाँ बोलिए उज्जवल। सर जैसे हमको किसी बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका आधार का परिधि 110 सेंटीमीटर है, तो बेलन का ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इनका कैसे हम थिंकिंग करके बेटा पता कर सकते हैं। बेटा हाँ ऐसा है बेटे कि जैसे ही बेलन शब्द आया ना तो हाँ सामने तुम्हारे सामने बेलन अब दिखने लगना चाहिए। जैसे कैसे हो कि हाथी बोलते हाँ हैं, हाथी दिखता है लेकिन हाथी होता नहीं है। तो अब तुमको क्या हाँ कहेगा, सर। वक्र सतह है। तो वक्र सतह क्या है? वक्र सतह में क्या है कि वक्र जो आधार की परिधि है उसी में बाहर ऊंचाई वाला। अप्लाई किए हैं। ठीक है, हाँ सर। अब आप बोले कि आधार की परिधि पता है, तो आधार की परिधि गुने ऊंचाई होता है क्षेत्रफल। तो हाँ क्षेत्रफल जो दिया है अगर हाँ। उसको आधार की परिधि से विभाजित कर देंगे तो ऊंचाई मिल जाएगा। इस फॉर्मूले में क्या होता है, 2πr/h। आ रहा तो है। ठीक है, तो 2π तो कांस्टेंट है, आपको पता है ना, पाई हाँ कांस्टेंट सर। होता है, बहुत नामी वर्ल्ड में हाँ सर। मैथमेटिक्स का बहुत नामी नंबर है पाई। तो हाँ 2π तो कांस्टेंट है, आर एच दो दो वेरिएबल है। अब आप कह रहे हैं कि परिधि ही दिया हुआ है, मतलब आपका 2πr दिया हुआ है। तो ठीक है, 2πr हाँ में क्या सर। मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है h मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर वक्र सतह का हाँ क्षेत्रफल दिया है उसको आधार के परिधि से विभाजित कर देंगे तो ऊंचाई मिल जाएगा। ये तो फार्मूला बेस्ड है और केवल हाँ लॉजिक लगाना है। जैसे कि 2 × 3 6 होता है, तो 6 को जब 3 हाँ। से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा। यही बेसिक लॉजिक है। ये सर। अच्छा ये नहीं आपका बस। स्कूल डेमोंस्ट्रेशन में है। आपका कोई और कोई क्वेश्चन करियर संबंधी वो बताइए कि मैथमेटिक्स में अगर कोई दिक्कत, मन नहीं लग रहा है या कोई फॉर्मूला, तो आप लोग एनसीईआरटी यूज करते हैं। एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी किताब भी आ रही है, उसका नाम है एग्जाम्पलर, और वो सब ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो एनसीईआरटी तो सिंपल है, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो भारत सरकार की किताब एग्जाम्पलर बहुत अच्छी है। और बड़ी खास बात एनसीईआरटी की क्या है कि एनसीईआरटी के हर चैप्टर के लास्ट में समरी है, अपने आप में बहुत कंप्लीट बुक है। केवल उसको लीजिए, थिंक कीजिए, एक एनसीईआरटी को रखिए, 4 लोग बैठिए और चारों एक दूसरे से क्वेश्चन पूछिए, एक दूसरे को चैलेंज कीजिए, इससे बहुत आप लोग का विकास होगा। जब जैसे सर पढ़ने के लिए बैठते हैं ना तो थोड़ा देर पढ़ते हैं, जब जैसे सवाल बनते रहता है तो बनाने का मन करते रहता है, फिर जब बनना बंद हो जाता है, जब क्वेश्चन में डाउट हो जाता है तो फिर पढ़ने का मन ही नहीं करता मैथमेटिक्स। नहीं, जब बनना बंद हो जाता है तभी सबसे आनंदमय स्थिति होती है। जो कायर आदमी होता है वो पहाड़ी पर नहीं चढ़ता है, लेकिन जो पहाड़ है वो सभी बहादुर लोगों को अपने तरफ बुलाता है। मछुआरे समुद्र में ही मरते हैं लेकिन रोज समुद्र में जाते हैं उनके लोग। तो आपका वहीं पर एक कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। ये सवाल हाँ बहुत पुराना आपने जो अभी कहा, लेकिन उस एक बार अगर क्रैक कर दीजिएगा उस क्वेश्चन को ना तो डर सदा के लिए। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, मैं वॉकिंग के लिए जाता था सवेरे, तो एक कुत्ता मेरे ऊपर भौंकता,
मैं आगे निकलता, तो मेरे को वो चेज करता 10-15 फीट 50 फीट तक करता। फिर मैंने एक दिन प्लान बनाया, और प्लान क्या बनाया कि मैं थोड़ा आगे बढ़ा और उल्टे में कुत्ते की तरफ दौड़ा बहुत तेजी के साथ। तो फिर वो बहुत दूर भागा, उसको दूसरे दिन से उसने मुझे खदेड़ना बंद कर दिया। तो गणित के प्रश्नों के साथ ही प्रायः हम कायर की तरह छोड़ के हट जाते हैं, और वो रोज हमारे ऊपर हावी होते होते बाद में हम डरने लगते हैं और वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है। और अगर अब एक बार 2 बार, इसलिए आपको मैं बताता हूँ, शुरू के 1 महीने बहुत कठिन है, 2 महीने बहुत कठिन है। उसके बाद वही मैथमेटिक्स है जो आपको इतना अट्रैक्ट करेगा कि आप छोड़ ना पाओगे। आप रोटी खाते रहोगे, सोचते रहोगे, आपकी माँ कहेगी कि पहले रोटी खा लो बाद में सोचना, ऐसी स्थिति होगी। दोनों बात है, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि नहीं बनता है और हट जाते हैं, वही समय है जब वहां पर फाइट करना है। और एक एक सप्ताह फाइट कीजिए प्रॉब्लम के साथ। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, पूछिए मत, क्वेश्चन पूछिए ही मत किसी से, एक एक सप्ताह फाइट कीजिए। आपको पता है दुनिया के जो बड़े मैथमेटिशियन है, बड़े साइंटिस्ट हैं, वो सब तो कई कई साल फाइट किए। एक साल प्लेग फैला और सेव गिरा, न्यूटन ने उसी साल देखा था, और हरदम ये सोचता था कि आखिर ये गिरा क्यों, क्या चांद का घूमना और सेव का गिरना क्या एक ही पावर से गवर्न हो रहा है। तो जब तक आप लंबी थिंकिंग नहीं करते हैं, जब तक आप फाइट नहीं करते हैं, आपको सफलता नहीं मिल सकती है। और ये बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन वही जगह है जब आपको टिकना है। इसमें अपने दोस्तों से फिर उस सवाल को डालिए, फुटबॉल के मैदान में वही क्वेश्चन, हम तो यही किया करते थे, कोई क्वेश्चन नहीं बना तो उसको पकड़ लिए और जहां गए वही पूछ रहे हैं, धुन सवार है कि इसको सॉल्व करना है। तो उससे एक माहौल बनता था, और कभी कभी तो प्लेग्राउंड में भी क्वेश्चन सॉल्व होने लगे, भाई फुटबॉल रोको, ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, कल टीचर की क्लास में जाना है, ऐसा। तो इसके लिए 2-3 लोगों की दोस्ती करिए, 2 लोगों को कम से कम आपके साथ और होना चाहिए, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान होगा। आपने कोई मैथमेटिक्स में कोई ऐसा एक ग्रुप बनाया है अपने दोस्तों का? हाँ सर, बना हुआ है। तो फिर अब क्या दिक्कत है, सारे दोस्त लग जाइए उसी प्रॉब्लम पर। जब आप लोगों से एक सप्ताह ठीक में नहीं सॉल्व हो तो कुछ बड़े भाइयों से पूछिए, कोई और सीनियर स्टूडेंट से पूछिए, जब उससे भी नहीं सॉल्व हो तो आप फिर टीचर से पूछिए, ऐसा कुछ बनाइए तरीका। जरूर सर। अच्छा बच्चे, मैं अभी चैट विंडो में डाल दिया हूँ एक लिंक जो अतुल जी ही भेजे थे। वो जो URL है ndl.iitkharagpur.ac.in, उस पे सभी किताबें उपलब्ध हैं और फ्री में है ऑब्वियसली। तो आप लोग उसको यूज कर सकते हो, आप लिंक लिख सकते हो वहां से। रिसोर्स की अब कोई कमी नहीं है। अच्छा, अगर कोई प्रश्न नहीं होगा तो फिर कॉल खत्म होगा एज यूजुअल। कोई प्रश्न है बच्चों का कैरियर रिलेटेड, मैथ्स रिलेटेड, तो पूछ सकते हो आप। नहीं सर, नहीं सर। अंकेश, पीयूष, हर्ष, नहीं है। अतुल जी थैंक यू वेरी मच। तो फिर आज कॉल हम यहीं ख़त्म करते हैं, जी जी। और अगले सप्ताह